क्लास में हम लोगों ने रेडियस, हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेडियस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमने देख लिया था। आज की क्लास में हम लोग को वेलोसिटी देखना है। अब देखिए, मैंने आपसे बताया था कि रेडियस का एक्सप्रेशन जो लास्ट क्लास में आया था वो हम लोगों ने इस तरह से लिख लिया था और उसको हम लोग डब्बे में भी बंद कर लिए थे। ध्यान है, लास्ट क्लास में ऐसा रेडियस का ये एक्सप्रेशन आया था, हमने उसे डब्बे में बंद किया था। अब हम लोग जानते हैं एक इक्वेशन है mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। यहां से वेलोसिटी क्या आएगा? वेलोसिटी आएगा NH बाई 2 पाई mr, यही आएगा। अब इस जो r हम लोग कल की क्लास में निकाले थे, उस r को आप इस इक्वेशन नंबर 2 में क्या कर दीजिए? पुट कर दीजिए। इस इक्वेशन नंबर 2 में क्या कर दीजिए? पुट कर दीजिए। तो जब आप इस वैल्यू को इस जगह पर पुट करेंगे तो जो आपका वेलोसिटी है वो कितना आएगा? देखिए, मैं यहां पर लिख रहा हूं वेलोसिटी का जो फंक्शन आएगा वो यहां लिख रहा हूं बगल में, v इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई m, और r के जगह पे जो वैल्यू हम लोग कल यहां लिखे थे उसको लिख दे रहे हैं। क्या है? h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई पाई e स्क्वायर m z, यही है। हमने इस r के जगह पे क्या कर दिया? उसकी वैल्यू को वहां पर पुट कर दिया। अब पुट करने के बाद आप क्या कीजिए? आप जरा सा इसमें जो कट पिट रहा है उसको काट दीजिए। एक h से इसका एक h कट गया, ये पाई से इसका पाई कट गया, ये m से इसका m कट गया, और जो बचा है, अच्छा, एक n से इसका n कट गया, बाकी जो बच गया उसको आप क्या कीजिए? उसको आप एक जगह लिख दीजिए। तो देखिए नीचे क्या बचा है? ई स्क्वायर, बाहर z ले लेता हूं, होल डिवाइडेड बाई, और क्या बच गया नीचे? 2h एप्सिलॉन नॉट n, 2h एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट इंटू n, इंटू यहां क्या आ गया? n आ गया। v इज इक्वल टू ई स्क्वायर, देख लीजिए तो कुछ छूटा तो नहीं, 2, एक h बचा हुआ है, एप्सिलॉन नॉट बचा हुआ है, n बचा हुआ है, और नीचे ई स्क्वायर और z बचा हुआ है। दिखाई दे रहा है क्या? इतना ही कुछ बचा है क्या? देख लीजिए एक बार। और जब आप इसकी वैल्यूज को बढ़े आगे, इसकी वैल्यूज को जब हम लोग अगले पेज में पुट करेंगे, एक्सप्रेशन लिख लिए, ये एक्सप्रेशन लिखिए, इसको मैं बताइएगा। सिंपल है, आर का एक्सप्रेशन आपको पता था, आप MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, ये हम लोग जानते हैं, जो कि भोर ने ही बताया था। और जब इस V के एक्सप्रेशन में R का वैल्यू हमने पुट किया तो इस प्रकार से V इज इक्वल टू समथिंग निकलकर आ गया। और V कितना आया? V इज इक्वल टू ई स्क्वायर 2h एप्सिलॉन नॉट इंटू z बाई n, इंटू z बाई n। अब बढ़े आगे, बढ़ा जाए। तो ये जो एक्सप्रेशन आया है v इज इक्वल टू ई स्क्वायर 2h एप्सिलॉन नॉट z बाई n मीटर पर सेकेंड। अब आप क्या कीजिए? e का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, h का वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 प्लस 34, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बताए थे 8 पॉइंट, क्या है देखिए 8.85 इंटू समथिंग समथिंग बताए थे ना। देखिए क्या दिए थे। इन सारे वैल्यूज को जब आप पुट करिएगा, ये आता है 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर, कितना आ रहा है? 8 पॉइंट, हाँ, इंटू 10⁻⁻12। ये सारी वैल्यूज को आप क्या कर दीजिए? पुट कर दीजिए। तो ये आपका क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा? ये आपका एक्सप्रेशन आएगा, या का एक्सप्रेशन आएगा इनटू
z बाई n मीटर पर सेकेंड। ये आपका एक्सप्रेशन निकल कर आ जाएगा। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ एनी ऑर्बिट फॉर एनी एटॉमिक नंबर। ये है ना z लिखा हुआ है, एनी एटॉमिक नंबर फॉर एनी ऑर्बिट। ये सारी वैल्यूज को आपने पुट कर दिया। E H एप्सिलॉन नॉट 3 ही अननोन थे, बाकी सब तो 2 कांस्टेंट ही, और z बाई n को तो हमें रखना ही है। डन, ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। अब अगर मैं सिंपली हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो H की जगह क्या ले लेंगे, ये Z की जगह क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। तो बढ़े आगे, बढ़े। फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम, तो फॉर हाइड्रोजन एटम अगर कहेंगे तो यानी Z का वैल्यू किसके बराबर, 1 के बराबर, और जो वेलोसिटी है वो कितनी आ जाएगी 2.18 इंटू 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड, और नीचे होल डिवाइडेड बाई n। ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। अब इस एक्सप्रेशन में अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट निकालना है तो n की वैल्यू क्या डाल देंगे, ये किसका एक्सप्रेशन है, vn का, तो आ जाएगा 2.18 इंटू 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं v2 निकालना होगा तो क्या लिखेंगे, 2.18 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 2, कितना होगा बोलिए, v3 2.18 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 3, v4 2.18 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 4 एंड सो ऑन। ये सारी वैल्यूज बताइए जरा, इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है, 1.09 इंटू 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड आया है ये वाला, 2 टाइम्स में, 3 टाइम्स में देखिए 8 1 9 और ये 2 11, पूरे पूरी तो नहीं कटेगा, देखिए कितना जा रहा है 0.7 और 72 इंटू 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड। तीसरा देखिए 0.54 इंटू 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो ये अलग अलग स्पीड है, यानी आप एक चीज कह सकते हैं कि जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, घट रहा है। और ऐसा तभी हो सकता है जब वेलोसिटी क्या हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो n के। देख पा रहे हैं वेलोसिटी किसका है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी सबसे तेजी से इलेक्ट्रॉन कहां घूम रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट में, उससे धीरे सेकेंड। पर रेडियस कैसे बढ़ रहा था, वो स्क्वायरली बढ़ रहा था, ध्यान होगा आपको, n²/z था, ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ध्यान रखना है वेलोसिटी जो होता है वो कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कोई दिक्कत, बढ़े आगे। बढ़े, इसके ऊपर बहुत सारा न्यूमेरिकल आपके बुक में दिया हुआ है, वेलोसिटी फर्स्ट ऑर्बिट का। अच्छा, ये तो सब हमने किसके लिए निकाला, हाइड्रोजन के लिए निकाला। अगर मुझे किसी और एटम के लिए निकालना होगा तो z का वैल्यू जो भी एटम का बोलेगा उसका हम लोग निकाल सकते हैं। हेडिंग डालिए, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ, टाइम पीरियड ऑफ द revolution of electron in an orbit, revolution of electron in an orbit, revolution of electron in an orbit। तो कितना समय लगेगा उसको। अब आप देखिए टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, 2πr बाई वेलोसिटी, यानी डिस्टेंस बाई स्पीड होगा ना। और एक इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो भाई सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बराबर ही कर रहा है। और अगर nth ऑर्बिट की बात करें तो यहां भी n लगा देते हैं और यहां भी n। अच्छा, t इज इक्वल टू 2 इंटू पाई, इस Rn की जगह पे 0.5
0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एमस्ट्रॉन्ग लिख सकते हैं, होल डिवाइडेड बाई Vn के जगह पे 2.189 इंटू 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड लिखा जा सकता है। एक ही बात, 189 मीटर पर सेकेंड लिखा जा सकता है। देखिए कोई दिक्कत नहीं। अब ये एमस्ट्रॉन्ग की जगह पर मेरे को क्या लिखना होगा, 10⁻⁻10, ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, मीटर में, क्योंकि मेरे को टाइम पीरियड चाहिए। t इज इक्वल टू, अच्छा यहां पर एक और चीज लिखना भूल गया, यहां पे भी तो था ना n बाई जेड, सॉरी z बाई n, वेलोसिटी में क्या है z बाई n। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए ये n ऊपर चला जाएगा और ये z स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ठीक से, ये n नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, तो n क्यूब हो गया, और z इंटू जेड क्या हो जाएगा, z स्क्वायर हो जाएगा। और सारी वैल्यूज को जो आप पुट करिएगा तो आंसर आएगा 1.52 इंटू 10⁻⁻10 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +6, टोटल कितना हो जाएगा, ये ऊपर क्या है -10, ये -6 है, ये ऊपर जाएगा तो +6, तो ले देके कितना हो जाएगा देखिए। अरे एक मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिए, मैं गड़बड़ कर चुका हूं। ये -6 कहां से आया है, +6 से, +6 होगा, स्पीड ऑफ लाइट के आसपास चलता है ये सब। तो यहां +6 था, इसके बाद उधर मैं -6 लिखा, आप लोग टोके नहीं मेरे को। +6 है, +6 है, इसको ना सब जगह प्लस कर दीजिए बाबू, टोके भी नहीं आप लोग। अभी अगर यहां वैल्यू नहीं देख रहे हम कि इतना कम समय कैसे आ गया, ये तो -10 ही होगा, ये क्या हो जाएगा +6, और अब ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा -16, और आंसर क्या होगा सेकेंड। इतना कम समय, आप देखिए कितना कम समय लगा है उसको अपने एक ऑर्बिट में चक्कर काटने में, उसको समय कितना लग रहा है, मात्र इतना। इतना ही नहीं, इसमें इंटू भी होगा, इंटू क्या होगा n³ बाई z स्क्वायर सेकेंड्स। ये आपका क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, ये आपका एक्सप्रेशन हो गया टाइम का। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टाइम, ये आपका टाइम का एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड। ये भी ध्यान रखना है, कैसे निकालें, बहुत सरल है। t इज इक्वल टू क्या किए, टाइम इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस बाई स्पीड, सरकमफ्रेंस माने डिस्टेंस बाई स्पीड, 2 पाई का 2 पाई रख दिए, rn का वैल्यू डाल दीजिए और vn का वैल्यू डाल दीजिए, सॉल्व किए, आंसर आपका निकल के आ गया। तो दिस इज नेक्स्ट, नहीं पर ये वैल्यूज याद रहेगा तभी ना। तो मैं चाह रहा हूं कि मान लीजिए एग्जाम में आपको डेरिवेशन नहीं आता है, लेकिन अगर आप फॉर्मूला उस टाइम भूल गए क्या फॉर्मूला था, और ज्यादातर क्वेश्चन इसका ना ऐसा ही आता है कि हीलियम का कितना होगा, इसका कितना होगा, रेशियो निकालिए। तो रेशियो निकालने में ज्यादातर ये जो n³ बाई z स्क्वायर या z स्क्वायर बाई n³, ये वाला वैल्यू ज्यादा याद रहना चाहिए। तो ये कब याद रहेगा, जब आप याद रहेगा, ध्यान रहेगा कि कैसे निकाले थे, तो आप भूल भी जाइएगा तो उसी टाइम पे आप उसको तुरंत से निकाल सकते हैं। इसलिए दिखा दे रहा हूं कि ये निकलता कैसे है, ताकि कल को अगर मानिए कोई सवाल ऐसा पूछ ही लिया तो आप ये तो नहीं टेंशन में रहेंगे कि निकलेगा कैसे। प्लस सेकेंड चीज है, ये देखिए टाइम n³ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ता जाएगा इसका समय क्यूबली बढ़ेगा, लेकिन ये माइनस साइन है, 10⁻⁻16 है, इसको इंटू आप 9 कर दीजिएगा, तो ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। लेकिन कैसे बढ़ेगा, क्यूब के फॉर्मेट में बढ़ेगा। नहीं, फर्स्ट सेल में अगर 1 स्क्वायर है तो 2 करेंगे तो 8 टाइम्स बढ़ जाएगा, थर्ड सेल में 27 टाइम्स बढ़ जाएगा, क्योंकि n का क्यूब है ना, तो 3 का क्यूब होगा तो 27 टाइम्स, 4 का क्यूब होगा तो 64 टाइम्स। आप देख रहे क्यूबली बढ़ रहा है ये, तो समय जो है वो क्यूबली बढ़ जाता है। डन। तो इसके लिए मैं नहीं लिखवा रहा हूं कि हाइड्रोजन के लिए z = 1 होगा तो वो 1 करके और नहीं लिखवा रहे, ये एक्सप्रेशन ध्यान रखिएगा। हेडिंग डालिए, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट
मेन यही पढ़ना रहता है हम लोग को, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। मेन यही सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर ज्यादा न्यूमेरिकल पूछता है, पर वो सब भी पता होना चाहिए। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। डन। देखिए आपको याद होगा एफ सेंट्रीपिटल एफ सेंट्रीफ्यूगल के बराबर था। एफ सेंट्रीपिटल था क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर के बराबर, और ये किसके बराबर था? mv स्क्वायर बाई R। अब आप देखिए काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, हाफ mv स्क्वायर। देखिए यहां पे mv स्क्वायर बना हुआ है, अगर सिर्फ मैं इस साइड क्या कर दूं, हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, हाफ से मल्टीप्लाई करना है। और r को हम कहां ले जाते हैं, इधर ले जाते हैं, या तो इधर ले जाइए नहीं तो काट दीजिए, बात एक ही है, या तो इसको इसके साथ काट दीजिए, बात एक ही हो गया। अब इस साइड आपके पास क्या बचा, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर, जो किसके बराबर हो गया, ZE स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इसमें एक ही चीज है ना जो आप नहीं जानते हैं, क्या, R की वैल्यू पुट कर दिए, R की वैल्यू पुट कर सकते हैं। जाइए पीछे और मुझे R की वैल्यू बताइए, आज की क्लास के स्टार्टिंग में लिखवाए ना R का वैल्यू बताइए, तो क्या लिखवाए दें, H स्क्वायर N स्क्वायर। आज की क्लास की स्टार्टिंग में हमने R लिखा है यार, H स्क्वायर N स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट होल डिवाइडेड बाई पाई ई स्क्वायर एम पाई ई स्क्वायर एम इंटू वॉट, जेड। यही है। अब कुछ कट पिट रहा है क्या, हाँ देखिए कट रहा है, क्या कट रहा है, ये पाई से ये पाई कट जाएगा, और कुछ कट रहा है नहीं, और कुछ नहीं कट रहा, बाकी सबको आप क्या कीजिए, तो ये वाला एक्सप्रेशन लिख लीजिए, तब मुझे बताइएगा, तो फिर मैं उसी हिसाब से उसको सेट करूंगा। लिख लिए, डन। लिख लिए। अब अगले पेज में चलते हैं, मुझे एक्सप्रेशन बताइए क्या है,
काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर, और ये इसको ऊपर ले आते हैं तो ई के पावर 4 एम जेड स्क्वायर, यानी जेड स्क्वायर ई 4 एम जेड स्क्वायर ई के पावर 4 एम 8 एच स्क्वायर एन स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, यही है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, इसमें से आप क्या कीजिए, z और n को एक तरफ कर दीजिए, ई स्क्वायर एम बाई 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। और जब आप ये सारा वैल्यू पुट किए हैं तो इसका जो वैल्यू है वो किस में आता है, जूल पर एटम आएगा। और तब काइनेटिक एनर्जी जो आपका वैल्यू आया है, इसमें E का, M का, H का, ये सारा वैल्यू जब आप पुट करिएगा ये आएगा 2.18 इंटू 10 रेज़ पावर 2.18 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जूल पर एटम। और ये आपका क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया। क्या बोले भाई, ई के पावर 4 है, अच्छा हाँ ठीक। ई के पावर 4 है। ये आया काइनेटिक एनर्जी। डन। हो गया। अब देखिए आगे बढ़े। अब एक चीज तो आप लोग बचपन से जानते हैं, मतलब जब आप 11 में नहीं आए थे तब से, कि टोटल एनर्जी जो होता है वो सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। ये बात तो आप पहले से जानते हैं, जानते नहीं जानते हैं कि टोटल एनर्जी जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। अगर ऐसा है तो आगे देखिए पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। अगर ऐसा है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, पोटेंशियल एनर्जी जो कि U के बराबर होता है, ये होता है वर्क डन। ये क्या है, वर्क डन। और वर्क डन जो होता है वो होता है मतलब पोटेंशियल इंटू क्यू के बराबर। ये सब अभी आप जानते नहीं है तो मैं डायरेक्टली भी एक्सप्रेशन लिख सकता था, पर थोड़ा सा एक फॉर्मूला बता दे रहा हूं। वैसे ये ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते, आप पढ़े हुए हैं। आप जब 10th क्लास में पोटेंशियल पढ़े थे तो क्या पढ़े थे, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज पढ़े थे ना। तो वहीं से ना वर्क डन इज इक्वल टू वी क्यू निकाल के लाए हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है। और वही वर्क डन किसके बराबर होता है, तो यहां पे आप डायरेक्टली, अब देखिए और इससे ज्यादा मैं नहीं लिख रहा, सीधे पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिख दे रहा हूं। माइनस पोटेंशियल एनर्जी जो है ये होता है काइनेटिक एनर्जी का डबल। काइनेटिक एनर्जी जितना है उसका डबल, लेकिन किसमें, नेगेटिव में। किसमें होता है, नेगेटिव में। तो आप लिख दीजिए काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या आया था, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या आया है, ये आया है ना, इसका डबल विथ व्हाट, नेगेटिव साइन। तो बस वो एक्सप्रेशन एक बार बोलिए, मैं लिख देता हूं। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। नहीं, एक्सप्रेशन पूरा बोलिए। क्या, ई के पावर 4 एम, हाँ, बाई 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ गया, ई के पावर 4 एम 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर 2 टाइम्स जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर।
अब आप हम लोग एक चीज हम लोग क्या जाने, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, क्या बताया कि टोटल एनर्जी किसके बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर। अगर ये डबल है और ये नेगेटिव के साथ है और ये इसका आधा है तो अल्टीमेटली टोटल एनर्जी जो हो क्या हो जाएगा, आधा ही बच जाएगा ना। तो आधा मतलब कितना, काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही, लेकिन किस में, नेगेटिव में। तो मैं ये एक्सप्रेशन ना लिख के सीधे लिख दूं कि एक्सप्रेशन लिख दे, बोलिए जैसा बोलिए, एक्सप्रेशन लिख देते हैं, ये आ जाएगा माइनस, बस इसकी वैल्यू लिख देते हैं, e के पावर 4 m होल डिवाइडेड बाई 8 h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये क्या हो गया, टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन हो गया। और जब आप इसके वैल्यू को लिखिएगा तो टोटल एनर्जी कितना निकल के आ जाएगा, टोटल एनर्जी निकल के आ जाएगा माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻18 क्या, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जूल पर एटम। याद आपको बस यही वाला रखना है, वो सब के बारे में उतना टेंशन नहीं लेना है जो इसके पीछे पेज पे हमने गंदगी किया है। बस ध्यान रखना है कि टोटल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आपने लास्ट पेज पर निकाल लिया, कितना निकाला, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। इसका डबल जो होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। या मैं बोलूं कि काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, या पोटेंशियल एनर्जी इज डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये रिलेशनशिप भी आप कहीं पे ना डब्बा बना के लिख ही लीजिए, यहीं पे लिख दे रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, या दिस इंप्लाइज पोटेंशियल एनर्जी इज 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। बस यहां पे एक ही चीज ध्यान रखना है कि ये साइन क्या रहता है इसका, नेगेटिव रहता है। साइन कैसा रहता है, नेगेटिव रहता है इसका, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगा, तो यहां पे आप किसी एक के सामने आप यहां माइनस साइन लगा दीजिए। यहां माइनस साइन होगा तो कोई एक साइड पे आप माइनस साइन लगा दीजिए, तो इससे आपका काम बन जाएगा। डन, यहां तक कोई डाउट? डन। ये एनर्जी का क्या आ गया, एक्सप्रेशन आ गया, ये एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया। अब एनर्जी के एक एक्सप्रेशन नहीं होते हैं, एनर्जी के कितने एक्सप्रेशन होते हैं, तो उस पेज पे मैं एनर्जी का, काम का जो चीज है वो वही वाला एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये वाला जो एक्सप्रेशन है एनर्जी का, ये था इन टर्म्स ऑफ जूल। अब हम लोग जो एनर्जी का एक्सप्रेशन लिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ व्हाट, अभी जो लिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टोटल एनर्जी, अब जो हम लोग लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में आंसर आता है माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो ये अगर ऐसा हो गया तो ये भी एक एनर्जी का एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट, और किस में लिखा जा सकता है एनर्जी का एक्सप्रेशन, और लिखा जा सकता है किलो कैलोरी में। कैलोरी, कैलोरी इज ए यूनिट ऑफ एनर्जी। अरे एक तो जूल होता है, जूल का कैलोरी होता है ना, तो किलो कैलोरी में भी इसका एक एक्सप्रेशन लिख लीजिए। वैसे वो ज्यादातर काम नहीं आता है, फिर भी -313.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर किलो कैलोरी पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल। ये भी इसका क्या है, एक टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन है। तो ये 3 एक्सप्रेशन आपको क्या रखने हैं, ध्यान रखने हैं। ये 3 एक्सप्रेशन आपको ध्यान रखना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहला वाला, उसके बाद दूसरा वाला, और सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा, तीसरा वाला। एक और है किलो जूल में, एक और है किलो जूल में, एक और है किलो जूल में, ठीक है, किलो जूल पर मोल।
तो एक और है लास्ट, किलो जूल पर मोल, उसको भी इसी पेज में लिखिए ताकि आपको एक ही जगह पर सब लिखा हुआ मिल जाए। ये भी आप इसी पेज पर लिख लीजिए। चौथा नंबर है टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -1312 बाई 1312 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये है किलो जूल पर मोल में। ठीक है, तो कुल मिला के ये 4 एक्सप्रेशन हैं। ये चारों एक्सप्रेशन आपको याद रहना चाहिए। ये स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, वेरी इंपॉर्टेंट। ये चारों फॉर्मूला आपको क्या रहना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए। इसमें ये टोटल एनर्जी निकल के आ गया। किसी भी शेल में अगर जो इलेक्ट्रॉन रिसाइड करेगा तो उसकी टोटल एनर्जी क्या है। डन, आगे बढ़ा जाए। अब देखिए, हम लोग को अल्टीमेटली निकालना क्या है, हम लोग क्या चाहते हैं। ये सब इतना डेरिवेशन करके हम चाहते क्या हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि भोर ने हमें बताया कि ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ कौन है, ऑर्बिट्स हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट पर प्रेजेंट है तो वो जंप करके अपने हायर ऑर्बिटल स्टेट में जाता है। तो अगर मैं इसकी एनर्जी E1 है, इसकी एनर्जी E2 है, इसकी एनर्जी E3 है, इसकी एनर्जी E4 है, तो अगर इलेक्ट्रॉन E1 से E4 गया है तो डेल्टा E माने चेंज इन एनर्जी, अगर E4 माइनस E1 जितना आएगा उतना ही एनर्जी अगर इस इलेक्ट्रॉन को मिला होगा तभी इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, नहीं तो जंप नहीं करेगा। क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? कह रहा हूं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में तभी जंप करता है जब उसको एग्जैक्टली द डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी गैप है उतना ही, ना एक पॉइंट कम ना एक पॉइंट ज्यादा मिलेगा तो भी नहीं जाएगा, कम मिलेगा तो कतई नहीं। ऐसा नहीं कि कम मिला तो एक नीचे चल जाते हैं और कुछ एनर्जी अपने पास रखेंगे, ऐसा नहीं करेगा। उतना ही का डिफरेंस का एनर्जी जब उसको मिलेगा तभी वो क्या करता है, जंप करता है। यहां तक बात समझ में आ गई? यानी मुझे हरेक एनर्जी का, हरेक जो आपका E1 E2 E3 E4 है, इसका हमको एनर्जी पता होना चाहिए। इस शेल का एनर्जी हमको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। कैसे कैलकुलेट होगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, करते हैं। जो टोटल एनर्जी अभी आपने लिखा था वो आया था किलो जूल में, कितना आया था, -1312 बाई एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर किलो जूल पर मोल। अगर मैं कहूं कि फॉर हाइड्रोजन एटम, तो फॉर हाइड्रोजन एटम Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो गई। ये खत्म हो गया, टोटल एनर्जी क्या आ गया, टोटल एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, यानी इसी को मैं En बोल दूंगा। टोटल एनर्जी ऑफ ऑर्बिट ये किसके बराबर है, -1312 होल डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल। अब मैं n का अलग अलग वैल्यू पुट करूंगा तो E1 E2 E3 E4 सारा निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। तो हम लोग को यही करना है, E1 E2 E3 निकालना है। E1 का वैल्यू क्या होगा, 1312 माइनस साइन किलो जूल पर मोल होगा, कोई दिक्कत। E2 कितना होगा, -1312 बाई हाउ मच, 4। इसको सॉल्व कीजिएगा, कितना आएगा बताइए। E3 कितना होगा, 1312 बाई 9 कितना होगा। E4 कितना होगा, 1312 बाई 16। E5 E6 बस E6 तक निकालिए, -1312 बाई 25 कितना होगा, -1312 बाई 36 कितना होगा। ये पांचों का वैल्यू आप मुझे बताइए। सेकेंड का आएगा -328 किलो जूल पर मोल। देखिए -328 किलो जूल पर मोल, इसका 9 से डिवाइड करिएगा
तो आएगा -145.8 -145.8 किलो जूल पर मोल। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ रहा है, दिस इज -82 किलो जूल पर मोल। उसको सॉल्व करिए E5 को, -52.5 किलो जूल पर मोल, और लास्ट वाले को करके बताइए कितना आ रहा है। लास्ट वाले को करके बताइए कितना आ रहा है। E6 कितना आ रहा है, 36 से डिवाइड करिए। कैलकुलेटर है? वन 312 डिवाइडेड बाई 36.44 माइनस 36.44 किलो जूल पर मोल। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं, ये एनर्जीज का वैल्यू याद रखना ऐसा जरूरी नहीं है कि ये वैल्यू आपको याद ही होना चाहिए तभी कुछ काम बनेगा, पर ये फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए जिससे आप जब चाहेंगे तब एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपने किस में कैलकुलेट किया, किलो जूल में कैलकुलेट किया। दिस यू हैव कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ किलो जूल। आपको जब मैंने रेडबर्ग की थ्योरी पढ़ाई थी वहां पर एक इक्वेशन लिखवाए थे, आपको याद है, 1/λ इज इक्वल टू R इंटू जेड का स्क्वायर 1/ni स्क्वायर माइनस 1/nf स्क्वायर, ऐसा कोई एक्सप्रेशन लिखवाए थे रेडबर्ग की थ्योरी जब पढ़ा रहे थे। ये एक्सप्रेशन लिखवाए हैं आपको, देखिए आपकी कॉपी में ये एक्सप्रेशन लिखवाए हैं रेडबर्ग का, बहुत पहले लिखवाए थे। अब इसको ना हम लोग बोर के मॉडल से डिराइव करते हैं। देखिए डेल्टा E इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर मोल। ये एक वैल्यू आपको पता है नहीं पता है, देखिए, अरे डेल्टा E नहीं, E ये पता है। En का एक एक्सप्रेशन आज लिखे ना, थोड़ी देर पहले लिखे। अब E Ni निकालिए। Ni मतलब क्या होता है, अच्छा ये ऐसा नहीं है, आपने पूरा पढ़ा है, इनटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। हम लोग यहां पर फिर क्या मान रहे हैं, जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो Ni निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 1/ni स्क्वायर जूल पर मोल लिखेंगे, कोई दिक्कत है कि नहीं, पूछिए। आई की जगह पे आई लिख दिए। अच्छा, जो फाइनल स्टेट होगा उसके लिए क्या लिखेंगे, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 1/nf का होल स्क्वायर लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। अरे ये ni और nf क्या है समझते हैं ना, जो अभी लास्ट में बताया, ये अगर इसका इनिशियल स्टेट है और ये इसका कौन सा स्टेट है, फाइनल स्टेट है, तो इसकी एनर्जी निकालनी होगी ना, तब ना इसके बराबर डिफरेंस का जो वैल्यू आएगा उसके बराबर का फोटोन टकराएगा तो ये ऊपर जाएगा। तो एक एक्सप्रेशन तो निकालना होगा कि आखिर उसकी एनर्जी का वैल्यू क्या होगा। अब कहीं भी मेरे को अगर डेल्टा E निकालना होता है तो मैं क्या लिखूंगा, E फाइनल माइनस E इनिशियल। किसी भी जगह पे डेल्टा E निकालेंगे तो यही लिखेंगे ना, E फाइनल माइनस E इनिशियल। फाइनल और इनिशियल का वैल्यू पुट करते हैं तो डेल्टा E किसके बराबर, ENF माइनस ENI, ENF माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 1/nf होल स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 1/ni का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, आगे स्टेप में बढ़े, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 1/nf होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 1/ni का होल स्क्वायर
प्लस वाले को सामने ले आते हैं, माइनस वाले को पीछे ले जाते हैं और 2.18 को बाहर ले लेते हैं। तो 2.18 इंटू 10⁻⁻18 बाहर ले लिया, 1/ni स्क्वायर माइनस 1/nf स्क्वायर। ये किसके बराबर आ गया? चेंज इन एनर्जी के बराबर है। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए, है तो पूछिए, नहीं यह ठीक है। अब आप ये भी जानते हैं, अच्छा इसको डब्बे में बंद कर लेते हैं, ये भी एक फॉर्मूला ही है, ठीक है, ये भी एक वन ऑफ दी फॉर्मूला ही है। अब आप ये भी जानते हैं E इज इक्वल टू क्या होता है? HC बाई लैम्डा। हम लोग को अल्टीमेटली निकालना क्या है? 1/लैम्डा। तो 1/लैम्डा निकालने के लिए HC को इस तरफ भागा देना पड़ेगा। तो अगली लाइन पर देखिए लिखते हैं, एनर्जी कैन बी रिटन एज HC बाई लैम्डा इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 1/ni स्क्वायर माइनस 1/nf स्क्वायर। कोई दिक्कत? और इसका यूनिट क्या है? जूल पर मोल, यही चल रहा है ना। डन। अब 1/लैम्डा निकालने के लिए इस H और C को कहां ले जाना होगा? नीचे ले जाना होगा। तो अगले पेज पर ले जाते हैं। तो 1/लैम्डा इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 होल डिवाइडेड बाई HC मतलब 6.626 इंटू 10⁻+34 इंटू C 3 इंटू 10⁸ ब्रैकेट बंद 1/ni स्क्वायर माइनस 1/nf स्क्वायर। 1/लैम्डा, इस कचड़े को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आता है 1.09677 इंटू 10⁻⁷ 1/ni स्क्वायर माइनस 1/nf स्क्वायर। ये अगर आएगा तो ये मीटर में आया, और अगर आप नैनोमीटर में निकालना चाहते हैं तो ये आता है 109,677 ब्रैकेट 1/ni स्क्वायर माइनस 1/nf स्क्वायर। और ये किस में आएगा? नैनोमीटर में, वेयर 109,677 नैनोमीटर इज रेडबर्ग कांस्टेंट। यही क्या है? रेडबर्ग कांस्टेंट है। दिस इज ओनली रेडबर्ग कांस्टेंट। रेडबर्ग का स्पेलिंग क्या है भाई? RYDBERG। समझ में आया कि ये वैल्यू उत्पन्न कहां से हुआ था? ये वैल्यू कहां से उत्पन्न हुआ था? दिस इज रेडबर्ग कांस्टेंट। तो ये जो रेडबर्ग ने बोला था, इसको बोर ने मैथमेटिकली क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया। तो इसकी बात सत्य हो गई। दो साइंटिस्ट अगर एक ही बात बोल रहे हैं और एक ही मॉडल के बारे में बोल रहे हैं तो 100% ये बात क्या हो जाएगा? सत्य प्रूफ हो गया। इसने सीधे एक्सप्रेशन दिया और भोर ने बाकायदा उसका क्या कर दिया? कैलकुलेशन करके आपको फाइनल एकदम एक्सप्रेशन दे दिया। फाइनल एक्सप्रेशन कितना निकल के आया? फाइनल एक्सप्रेशन निकल के आया 1/लैम्डा इज इक्वल टू दिस नैनोमीटर। और ये रेडबर्ग कांस्टेंट। 1/लैम्डा को वेव नंबर बोलते। 1/लैम्डा इज कॉल्ड एज वेव नंबर। तो आपको एग्जाम में मैंने क्वेश्चन में पूछेगा फाइंड द वेव नंबर, या बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, कुछ भी पूछ सकता है। यही वाला फॉर्मूला से आपको क्या निकालना है? लैम्डा का वैल्यू निकालना है। तो पहले 1/लैम्डा निकाल लीजिएगा, जो आएगा उसको क्या कर दीजिएगा? रेसिप्रोकल कर दीजिएगा। तो आपको लैम्डा आ गया। एक बार लैम्डा निकल गया तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। क्यों? लैम्डा म्यू इज इक्वल टू सी, तो लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई म्यू, तो फ्रीक्वेंसी भी निकल सकता है। तो आपको लैम्डा निकल गया तो फ्रीक्वेंसी। अब आपको एक दिन अगर याद होगा तो मैं आपको पढ़ा रहा था कि जो लाइमन सीरीज होता है, पढ़ाए हैं ये वाला? ये पढ़ाए हैं? अरे पढ़ाए हैं कि नहीं बताए हैं? अरे यार ऐसे लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज वो नहीं बताए थे? बताए हैं ना? जरूर बताए होंगे। मेरे को याद है मैंने फोटो भी उसका ये किया था।
मैंने एक डायग्राम भी इसका दिखाया था आपको, डायग्राम दिखाए थे ना, हम ड्राइंग नहीं किए थे, एक फोटो लेकर आए थे। अब देखिए ध्यान से, मान लीजिए मुझे बाल्मर सीरीज का, कौन से सीरीज का, बाल्मर सीरीज का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालना है। ध्यान से देखिएगा, क्या निकालना है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालना है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालना है। अभी कैसे निकलेगा भाई, तो बाल्मर सीरीज का क्या मतलब है, कोई भी लाइन कहीं से कूद के कहां आएगी, तो आपका एन इनिशियल क्या होगा, 2 होगा, और एन फाइनल क्या हो सकता है, 3 4 डॉट 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 इंफिनिटी। लॉन्गेस्ट मिलता है जब ये 3 से 2 पर आता है। कहां से कहां पर आता है, 3 से 2 पर। तो अब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालना है, तो क्या निकलेंगे, 1 लैम्डा इज इक्वल टू 109, क्या है बोलिए तो, 9677, पक्का यही लिखवाए ना रे, 109677 इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, 1 लैम्डा, ये किस में चल रहा है, नैनोमीटर में, 109677 इंटू 1/4 माइनस 1/9। इसको जरा सा वो कीजिए, एलसीएम फैल्सियम लीजिए, हमको लगता है 36 आएगा, एलसीएम 36 आएगा, 36 एलसीएम आएगा तो कितना हो जाएगा, 9 - 4 5/36 होगा। देखिए तो 5/36 होगा। ये सब किसमें चल रहा है, नैनोमीटर में। अब मैं सीधे ना कैलकुलेटर यूज कर लेता हूं, तो कैलकुलेटर यूज करेंगे तो डायरेक्ट वैल्यू मैं निकाल लूंगा। क्या है बोलिए, 109677, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, और जो आया उसको डिवाइड कर दीजिए 36 से। कितना आया देखिए तो, 1 लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया, 15232 पॉइंट। अच्छा ये नैनोमीटर इनवर्स में होगा, इनवर्स होगा ना, 1 लैम्डा है ना, इनवर्स होगा 3291। यहां से अगर मेरे को लैम्डा, ये क्या है, नैनोमीटर इनवर्स, यहां से अगर मेरे को लैम्डा बोलेगा निकालने के लिए, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस वैल्यू को 1 से डिवाइड दे देंगे, 1 डिवाइडेड बाई 15232.91 इज इक्वल टू कितना आया, 6.56 नैनोमीटर। यही आंसर आया क्या, देखिए तो। अब क्या नैनोमीटर, ये तो लैम्डा निकाल दिए, ये क्या निकला, लैम्डा निकला। कुछ गड़बड़ कर दी क्या रे भाई, 10 मीटर इनवर्स लैम्डा ही निकलेगा ना। ये यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स है, कह रहे कुछ गड़बड़ है। ये यूनिट क्या है, सेंटीमीटर इनवर्स है। अब सही आ जाएगा, ये यूनिट क्या है, सेंटीमीटर इनवर्स है। ये यूनिट क्या है, सेंटीमीटर इनवर्स है। ये यूनिट को सही कर लीजिएगा, ये यूनिट क्या है, सेंटीमीटर इनवर्स है। यहां पे भी क्या आएगा, -1। ये यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स है, इसको करेक्शन कर दीजिएगा। तो जो वैल्यू आया है वो आपका कितना आएगा, 656 नैनोमीटर। देखिए कितना आ रहा है, इसको सेंटीमीटर में, जब आप इसको किस में कन्वर्ट करिएगा, नैनोमीटर में कन्वर्ट करिएगा, कितना आएगा, 656 नैनोमीटर 10⁻⁷ के टर्म में। क्या 656 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ ये जो विजिबल रीजन है उसमें पढ़ता है, नहीं पढ़ता है, पढ़ाए थे विजिबल रीजन 350 से लेके 780, ये उसके रीजन में पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है। यानी बाल्मर सीरीज का जो
वेवलेंथ आया वो जो हमने थ्योरी में पढ़ा था उसके साथ क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। यही बात हम आज की क्लास में प्रूफ करना चाहते थे कि आपको ये जो हम थ्योरी में पढ़ाए थे वो यहां से मैथमेटिकल हमने क्या कर दिया, प्रूफ करके चेक कर लिया कि ये सच में उसी में पढ़ रहा है। क्लियर, ये बात क्लियर हो गई। थोड़ा ज्यादा मैथमेटिकल क्लास था तो एक बार घर जाके इसको फिर से पूरा अच्छे से देखिएगा, जहां जहां पे जो कैलकुलेशन सब है। जैसे एक ये एनर्जी वाला पेज जो था इसको जरूर से आज देखिएगा। एक तो ये पेज वेरी इंपॉर्टेंट पेज है, इसमें सारा कैलकुलेशन आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद से जो ये एनर्जी का कैलकुलेशन किए थे ये भी थोड़ा सा देखिएगा घर पे जाके कैसे कैसे हमने एनर्जी कैलकुलेट किया। एनर्जी कैलकुलेशन के बाद फिर ये हमने प्रूफ किया, कौन सा, रेडबर्ग ने जो इक्वेशन दिया था उसको हमने प्रूफ किया है। उसको प्रूफ करने के क्रम में सारा डेरिवेशन किया कि डेल्टा इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, एक्सप्रेशन लिखे, डेल्टा ई का एक्सप्रेशन लेकर आए, फिर एच सी बाई लैम्डा से उसको डिवाइड किया, फिर एच सी नीचे लेकर चले आए, एच सी नीचे लेकर चले आए और ऐसा करके किया तो ये ऐसा मीटर इनवर्स करके आपका एक्सप्रेशन आया। ये मीटर इनवर्स में है, इसको जब हम ऐसे लिखे तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट हो गया, वेयर दिस इज सेंटीमीटर इज कॉल्ड एज रेडबर्ग कांस्टेंट। ये आपका क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट है। फिर हमने बाल्मर सीरीज के लिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकाला। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ 2 से 3 में निकलेगा, यानी जंप करके थर्ड लाइन से इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच रहा है, सेकेंड लाइन में, 3 से 2 में पहुंचा है। तो यहां पे जो वेवलेंथ निकलेगा, यानी यहां से जो एनर्जी निकल रही होगी उसके करस्पॉन्डिंगली जो वेवलेंथ है हम वो कैलकुलेट करना चाहते थे। तो उसको कैलकुलेशन के लिए 1/λ इज इक्वल टू सेंटीमीटर इनवर्स, ऐसा सॉल्व किया, फलाना कुछ वैल्यू आया और उस वैल्यू को जब नैनोमीटर में बदले तो कितना आया, 656 नैनोमीटर। और 656 नैनोमीटर जब हमने उसको वैल्यू दिया, एक्चुअली ये ऐसा नहीं होगा, 10⁻⁷ में आना चाहिए। खैर देखिए कैलकुलेशन थोड़ा चेक कर लीजिएगा। जो लैम्डा आया है कितना आ रहा है, 656। थोड़ा 10⁻⁴ का देख लीजिएगा कि कहीं हम गड़बड़ कर रहे हैं, नहीं तो जो वैल्यू है वो तो पक्का फिक्स है। वैल्यू जो है वो कितना आया है, 656 और ये 656 नैनोमीटर विजिबल रेंज में पड़ता ही पड़ता है। अब एक लास्ट और चीज, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ में निकाल लेते हैं इसका, किसका, बाल्मर का। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कहां से कहां निकलेगा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकलेगा फ्रॉम n इज इक्वल टू NF होगा इंफिनिटी और Ni क्या होगा 2। फॉर्मूला है 1/λ इज इक्वल टू 109677 1/Ni स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस NF स्क्वायर 1/इंफिनिटी का होल स्क्वायर। ये किसमें है, सेंटीमीटर इनवर्स में। 1/λ इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू 109677/4 लिख दें। इसका कुछ एक वैल्यू आएगा, यानी लैम्डा छोड़िए, इसका वैल्यू हटा देते हैं, सीधे लैम्डा लिख देते हैं। कितना हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 109677। इसको आप क्या कीजिए, कैलकुलेटर से वैल्यू निकालिए। कितना आ रहा है, 4 डिवाइडेड बाई 109677 इज इक्वल टू कितना आया, लैम्डा कितना आ रहा है, 3.64 सेंटीमीटर इनवर्स। कुछ 10⁻⁴ का लफड़ा जरूर दिख रहा है मेरे को, पर उसको मैं अब अभी तो टाइम हो गया इसलिए ज्यादा उसके ऊपर नहीं ध्यान दे रहा। वैल्यू को देखिए, लैम्डा कितना आ गया हमारा, 364 नैनोमीटर। क्या बोला था, 350 से लेके 700। जो सबसे छोटा वेवलेंथ है वो 364 है, जो कि 350 के बड़ा है, और जो सबसे बड़ा वेवलेंथ है वो कितने का है, 656, जो कि विजिबल रीजन में। इसीलिए आपने वहां पर लिखा था बाल्मर सीरीज में जो भी एनर्जी निकलेगा वो किस रीजन का होगा, विजिबल रीजन का होगा। देन आपका घर काम है, क्या काम है आपका घर का, लाइमन बाल्मर का तो हम निकाल दिए, लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट पीफन हेनरी, इन सब का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालिए और निकाल के चेक कीजिए कि इसका रीजन क्या पड़ रहा है। जो हम लोग लिखे थे ना कि भाई लाइमन अल्ट्रावायलेट में पड़ता है, बाल्मर विजिबल में पड़ता है, पास्चन ब्रैकेट बीफन हेनरी ये सब इंफ्रारेड पढ़ते हैं। इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई करिए। तो होमवर्क लिखिए, कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, calculate the shortest and
longest wavelength, shortest and longest wavelength for all the series. बाल्मर भी आप निकाल लीजिएगा, तो हम ना निकाले हैं, आप लोग खुद से तो नहीं निकाले हैं, तो आप बाल्मर भी निकाल लीजिएगा. डन, ये आप कर लीजिएगा. ठीक है, फिर अगली क्लास में इसके आगे का क्वेश्चन सब करवाते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए. अच्छा, आप हो गया.